So we will start with new topic today, that is acceleration due to gravity and variation in acceleration due to gravity. तो सबसे पहले हम acceleration due to gravity का इक्वेशन डिराइव करेंगे. एक्सट्रीमली सिंपल डेरिवेशन, सिर्फ नोट्स टू नोट्स एंड बुक टू बुक लिखने का मेथड अलग होता है. तो आई विल टेल यू बोथ द मेथड्स. So let us start with acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. एक्सट्रीमली इजी टॉपिक. अब नाम में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ये तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अभी देखो, जो नोट्स मैंने आपको दिए ना, उसमें लिखने का थोड़ा मेथड अलग है. एज आई टोल्ड यू, बुक टू बुक थिंग्स विल चेंज. तो मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे है. So let's say we have an object which is kept on the surface of Earth. So this is Earth and on its surface you have some object. इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m और अर्थ का मास है कैपिटल M. अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ. दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ r. अब फॉर एग्जाम्पल आप खुद का भी केस लोगे, तो डू यू फील दैट यू हैव वेट है? क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज एक्टिंग ऑन यू. तो ये एक मेथड है टू डिराइव एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें आप बोलते हो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ. वेट होता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2. m1 कौन है? मास ऑफ अर्थ है. m2 कौन है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर. तो एक m हो गया कैंसल. तो ये जो g का इक्वेशन है, दिस इज एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन. तो g इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर. एक्सट्रीमली सिंपल. ये एक अप्रोच है. मैं दोनों अप्रोच आपको सॉल्व करके दूंगा. दिस इज सिंपलर अप्रोच. दूसरा, आप बोल सकते हो कि वी ऑलरेडी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज g m1 m2 बाय r स्क्वायर. फिर हमारे पास अगर एक पॉइंट मास है विच इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उस केस में, इन दैट केस, अगर हमारे पास एक पॉइंट मास है, मैं आपको दिखा रहा हूं ये मास, लेकिन इसको बोल रहा हूं पॉइंट मास. सो इफ यू हैव पॉइंट मास m विच इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वापस से वही सिचुएशन होगा. डिस्टेंस विल बी r, रेडियस ऑफ अर्थ. तो इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा F इक्वल टू g, m1 मतलब मास ऑफ अर्थ, m2 मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन r स्क्वायर. लेकिन ये स्मॉल r मतलब क्या है? कैपिटल R. तो इसको क्या लिखोगे? कैपिटल R का स्क्वायर. ये जो स्मॉल मास था m, इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है because of earth, and force is given by mass into acceleration. तो जो सेकंड अप्रोच में बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. स्मॉल n क्यों लिखा? एक्सेलरेशन किसका है? ऑब्जेक्ट का. क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मास किसका है? अर्थ का. तो फील्ड किसका है? अर्थ का. और फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे. तो एक्सेलरेशन किसका है? ऑब्जेक्ट का है कि अर्थ का है? ऑब्जेक्ट का. तो जिसका एक्सेलरेशन होता है, जिसपे फोर्स एक्ट होता है, उसका मास लिखते हो. क्योंकि यहाँ पे दो मासेस है ना, एक अर्थ का मास, एक ऑब्जेक्ट का मास. तो मैंने यहाँ पे कैपिटल M क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ऑब्जेक्ट. तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ये मास वो होता है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? मास स्मॉल m, ऑब्जेक्ट. तो ये क्या आएगा? g mm बाई r स्क्वायर. m और m हो जाएगा कैंसल. लेकिन ये जो एक्सेलरेशन था, ये था ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग g से. तो g इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर, वहां पे g इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर. तो देयर आर टू मेथड. मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ वन बाय वन. तो हमारा आज का टास्क है, आज पूरे लेक्चर में हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका इक्वेशन चाहिए, और हमको देखना है हाउ डज value of acceleration due to gravity change with
विथ डेप्थ, जैसे तुम अर्थ के अंदर जाओगे, या फिर जैसे तुम हाइट पे जाओगे विथ अल्टीट्यूड और विथ डेप्थ, और जैसे तुम इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे उसको बोलते हो लैटिट्यूड, या फिर ऑल्सो विथ शेप ऑफ अर्थ। तो पहले, जस्ट टू गिव यू अगेन अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन, हमने कल या परसों, आई डोंट रिमेम्बर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव किया था। तो आपको ऑलरेडी याद है कि अगर हमारे पास दो मासेस है, पॉइंट मासेस है, उसका फोर्स कितना होता है, ग्रेविटेशन फोर्स G m1m2/r²। तो हम स्टार्ट यहां से करते हैं। फिर वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन masses capital M and small m is F equal to G capital M small m by r square, where small r is the distance between capital M and small m, distance between capital M and small m। यहाँ तक क्लियर? देन ये तो हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। हमको क्या चाहिए? एक्सीजन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिर्फ ये जनरल फॉर्मूला है। मतलब एनी टू मासेस, जैसे अर्थ सन के लिए भी हो सकता है, जैसे मून अर्थ के लिए भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, सम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड अर्थ के लिए भी हो सकता है। तो जनरल फॉर्मूला है। सो इन जनरल, फॉर एन ऑब्जेक्ट of mass m kept on the surface of earth, kept on the surface of earth on the surface of earth, surface is what important है, तो you cannot miss, kept on the surface of earth, gravitational force is given by gravitational force is given by F equal to G capital M small m upon कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर ये जो कैपिटल आर है वो क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। जो कैपिटल एम है वो क्या है? मास ऑफ अर्थ। और स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर? कुछ भी नहीं है। G m1m2/r² है, एक मास अर्थ है, एक मास ऑब्जेक्ट है, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ था? अर्थ के सरफेस पे था। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कैपिटल R, विच इज रेडियस ऑफ अर्थ। देन therefore द फोर्स, हमको और एक पता है ना, क्या पता है हमको? फोर्स का और एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? F इक्वल टू ma। बट बट वी नो दैट force on any object of mass m is given by कैसे लिखते हो? फोर्स m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा। Therefore you will write down mass into acceleration equal to G capital M small m by r square। तो ये m और ये m हो गया कैंसल, तो आपको a मिल गया। Therefore a equal to gm by r square। But this acceleration is due to gravity,
this acceleration of the object is due to gravitational force of earth, is due to gravitational force of earth, and hence is known as, क्या बोलते हैं इसको, is known as acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, and is denoted by g. Therefore a equal to g equal to gm by r. ये आ गया मेथड नंबर 1 ऑफ डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा डिटेल्ड मेथड है, सिर्फ इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि हमने ऑलरेडी देखा है दो मासेस में फोर्स कितना होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर होता है। फिर अगर एक ऑब्जेक्ट में अर्थ के सरफेस पे रख दूं तो एक मास है अर्थ का कैपिटल एम, एक मास है ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम, और अर्थ की सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस होगा कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल आर। तो फोर्स क्या हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है, स्मॉल मास पे, तो दैट फोर्स इज गिवन बाय एम इंटू ए। तो फोर्स इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर तो था ही, लेकिन फोर्स इक्वल टू एम ए भी है, तो एम एम हो गया कैंसल, तो ए इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया। लेकिन ये एक्सीडेंट किसका हुआ, ऑब्जेक्ट का। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो इसको डिनोट किससे करोगे, जी से, तो ए विल बी इक्वल टू जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। इंटरेस्टिंगली अगर आप देख रहे हो, ऑब्जर्वेशंस आर मच मोर इंपॉर्टेंट हियर। अगर इफ यू आर नोटिसिंग प्रॉपरली, जिस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है उसका मास है ही नहीं इसमें, इसमें जी है जो कांस्टेंट है, कैपिटल एम है जो अर्थ का मास है, आर है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुम एक हाथी को, 10 टन का हाथी और एक पत्ते को, लीफ, उन दोनों को सेम हाइट से तुम अगर ड्रॉप कर दोगे तो दोनों के दोनों सेम रेट से एक्सेलरेट होंगे और दोनों के दोनों ग्राउंड पे एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ऐसा नॉर्मली होता है नहीं, ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट थे। अभी देखो क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ सोर्स। सोर्स कौन है, अर्थ। इसका मतलब मैंने अगर दो ऑब्जेक्ट लिए, एक हैवी ऑब्जेक्ट था एक लाइट ऑब्जेक्ट था, दोनों को मैंने अगर एक सेम हाइट से एक साथ ड्रॉप किया तो दे शुड रीच द सरफेस ऑफ ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ऐसा हुआ क्या, नहीं। पहले जो छोटा ऑब्जेक्ट था वो नीचे पहुंचा, जो हैवी ऑब्जेक्ट था वो बाद में नीचे आया। उसका रीजन है, उसका सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन है। अगर आप एयर को पूरा यहाँ से निकाल देते हो, वैक्यूम रखते हो, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही नीचे ग्राउंड पर टच होंगे। इसका मतलब अगर मैंने एक 10 टन का हाथी लिया, एलिफेंट, उसको ड्रॉप किया एक हाइट से वैक्यूम में, और एक पत्ते को या फिर पेपर को, तो दोनों के दोनों एक साथ ही ग्राउंड पे पहुंचेंगे, क्योंकि उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दोनों के दोनों दे विल कम डाउन एट द सेम रेट एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। दिस इज व्हाट इट मींस। तो ये याद रखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टेस्ट ऑब्जेक्ट पे मतलब जिस पे फोर्स एक्ट हो रहा है उसके मास पे डिपेंड ही नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, फोर्स। तो ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ था, इसलिए मास किसका आया उस इक्वेशन में, अर्थ का। अगर मैंने पूछा व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन, तो मास ऑफ सन, और कैपिटल आर विल बी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन विच इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज, राइट, करेक्ट। और जी तो कांस्टेंट ही है, 6.67 into 10 raised to समथिंग समथिंग -11 है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। इंटरेस्टिंग, सिंपल। और इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है डिराइव करने का, तो मैं अल्टरनेट मेथड भी बता देता हूँ, ज्यादा इजी है। अल्टरनेट मेथड इज मच
मोर सिंपलर टू डिराइव। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे तो जो अर्थ के सरफेस पे है, तो विल कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल M। हमारे पास एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, ये अर्थ के सरफेस पे है जिसका मास है कैपिटल M, और दिस इज द रेडियस r, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। So let us consider an object of mass small m kept on the surface of earth of mass capital M. R, let capital R be the radius of earth, be the radius of earth. Therefore, weight of the object is provided by gravitational force. वेट कहां से मिला, कहां से मिला, ग्रेविटेशनल फोर्स से। आपको फील होता है कि आपके पास वेट है, लगता है, क्यों, ग्रेविटी। अगर अर्थ को हटा दिया यहाँ से तो यू विल फील वेटलेसनेस, तो यू विल फील दैट यू हैव नो वेट, आपको आपका वेट फील नहीं होगा। तो व्हाट इज वेट, वेट इज mg, ग्रेविटेशनल फोर्स इज g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल। तो यहाँ से मिल गया आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन, gm/r²। ये सिर्फ मैंने आपको एक अल्टरनेट मेथड बताया है जस्ट टू रिमेम्बर। ये क्यों चाहिए, क्योंकि अगर सपोज कभी जेई नीट में आपको जी का इक्वेशन याद नहीं आ रहा है, या फिर इमेजिन कि आपको ये याद नहीं आ रहा है कि जी के इक्वेशन में मास किसका था, अर्थ का था कि ऑब्जेक्ट का था, अर्थ का था, अर्थ का था कि सन का था, सन का था। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वो 2 मिनट में तुम उसको वेरीफाई कर सको। बट इफ दे आस्क यू इन एग्जाम, इफ आई आस्क यू इन एग्जाम, आई विल एक्सपेक्ट दिस फर्स्ट डेरिवेशन, थोड़ा डिटेल रहिए। तो मैंने नोट्स में भी यही दिया है। ओके, तो दो अप्रोच है, बहुत सिंपल है, दूसरा ज्यादा सिंपल है। देन अब तक हमको क्या पता है, लुक इफ यू सी, ये जो इक्वेशन है इसमें जी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। तो ये सारे वैल्यूज जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी वैल्यू इज कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन जी की वैल्यू चेंज भी होती है, जी की वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। तो वैल्यू ऑफ जी विल चेंज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, जी की वैल्यू विल चेंज विथ हाइट, जी की वैल्यू विल चेंज विथ डेप्थ, एंड जी की वैल्यू विल ऑल्सो चेंज विथ लैटिट्यूड। तो जी की जो वैल्यू है ये 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। इट वेरीज विथ हाइट को बोलते हो अल्टीट्यूड, इट वेरीज विथ डेप्थ, इट वेरीज विथ लैटिट्यूड, एंड इट वेरीज विथ शेप ऑफ अर्थ। तो लेट अस लुक एट वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, in the value of g. Number one variation in g with altitude. What is the meaning of altitude? Height. हम तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं वर्ड, बोलते हैं ना दैट लोकेशन इज एट हाई अल्टीट्यूड, जैसे हिमालय इज एट हाई अल्टीट्यूड, मतलब ज्यादा हाइट पे है, राइट। तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे जाएगा तो उसका जी वैल्यू चेंज होता है, और कैसे चेंज होता है वो हमको देखना है। और इसमें दो केसेस है, वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड में दो केसेस है। कौन सा केस कब यूज करना है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो अच्छे से ध्यान दो तो समझ में आएगा। इसके लिए थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम भी लगेगा आपको, तो देखेंगे बाइनोमियल आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आई विल टेल यू व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम। तो इमेजिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली अर्थ के सरफेस पे है, तो इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है r, और फिर इस ऑब्जेक्ट को आप लेके गए एट सम हाइट h,
We are taking this object at some height h from the surface of earth. तो अर्थ के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको मैं बोलूंगा हाइट h, और अर्थ के सेंटर से इसके डिस्टेंस को बोलूंगा मैं स्मॉल r, विच इज r प्लस h. तो नोटेशन अच्छे से समझ लो. हाइट हम हमेशा अर्थ के सरफेस से मेजर करते हैं. तो इस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r प्लस h, वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड h इज हाइट. तो स्मॉल r इज r प्लस h. अब इसमें दो केसेस है. सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ था, सरफेस ऑफ अर्थ पे था. तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m placed on the surface of earth, therefore acceleration due to gravity is g equal to क्या था, gm by r square, equation number 1, where g, m and r, g is universal gravitational constant, m is mass of earth and r is radius of earth. Where g is universal gravitational constant, m is mass of earth and r is radius of earth. Then अगर सेम ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट पे लेके जाए, h हाइट पे, तो g की वैल्यू चेंज होगी. कैसे चेंज होगी देखते हैं हम लोग. इफ द सेम ऑब्जेक्ट is taken at an altitude h from the surface of earth, और ये इंपॉर्टेंट है, h कहाँ से मेजर कर रहे हो आप, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अभी बहुत इजी लगता है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तो फिर ध्यान में नहीं आता है कि h कहाँ से मेजर किया. एक एक वर्ड वहां पे कभी कभी बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस. जब ऐसा वर्ड यूज किया होगा ऑर्बिटल रेडियस, तो सीधा सीधा ऑर्बिटल रेडियस मतलब स्मॉल r, मतलब कहाँ से डिस्टेंस मेजर हुआ, सेंटर से. कभी कभी बोलते हैं अल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कहाँ से मेजर किया, सरफेस से. तो वो ऑर्बिटल रेडियस है क्या, नहीं, वो क्या है, h है. h में क्या ऐड करोगे, r. हाँ, तो ये वर्ड्स दे विल चेंज, दे विल कीप ऑन चेंजिंग. सो इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज टेकन at altitude h from the surface of earth, then acceleration due to gravity is given by, then acceleration due to gravity is gh. why gh, क्योंकि हाइट पे है. इसका भी अल्टरनेट डेरिवेशन है. इसका अल्टरनेट डेरिवेशन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फ्रॉम फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे हो या फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट हाइट पे हो, उसका वेट कहाँ से आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगा. सिंपल. वेट क्या होता है, mg. तो mgs मतलब सरफेस पे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर. हो गया ये कैंसल. तो gs क्या आ गया, gm बाय r स्क्वायर. इसको हमने क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 1. अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे, अभी हम लोग भी तो हाइट पे है ना, वी आर नॉट एट द ग्राउंड, वी आर एट सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में भी, राइट. तो आप भी तो हाइट पे हो, तो आपका वेट है ना, कि गया वेट है, है क्यों है, ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब आप हाइट पे हो तो भी फोर्स, वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एम जी एच सिंपल इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर. तो व्हाट इज जी एच, जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर.
सिंपल। तो वही द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर ऑल्सो। तो अगर एक ऑब्जेक्ट हाइट h पे है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला में सिर्फ इतना चेंज होता है, नीचे आता है r प्लस एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दैट इज ओनली चेंज, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। फिर हमने टाइटल लिखा है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड। वेरिएशन मतलब चेंज, और चेंज कभी भी होता है इन कंपैरिजन। किससे कंपेयर करोगे? किससे कंपेयर करोगे? आप खुद सोचो। मैंने आपको बताया, तो सपोज मैंने आपको बोला आपका रिजल्ट कंपेयर करो, तो खुद का रिजल्ट प्रीवियस एग्जाम से कंपेयर करोगे ना। पिछले एग्जाम में मेरे को 50 थे, आप 60 हो गए। तो यहाँ पे भी क्या होगा? कंपेयर विथ फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू है? सरफेस वैल्यू। और बाद में कौन सी है? अल्टीट्यूड की वैल्यू। तो जब भी आप वेरिएशन की बात करते हो ना कि कितना चेंज हुआ, तो चेंज कभी भी इन कंपैरिजन विथ ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू सरफेस वैल्यू है, और फाइनल वैल्यू हाइट का वैल्यू है। तो कंपेयर करना मतलब क्या करना? रेशो लेना। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये प्रोसेस समझ लो, ये आने वाले जो 3 टॉपिक और है सब में यही है सेम। सरफेस की वैल्यू फाइंड करो, फिर हाइट पे फाइंड करो, दोनों को डिवाइड करो। सरफेस की वैल्यू मेंशन कर दो, फिर डेप्थ पे फाइंड करो, फिर डिवाइड कर दो। तो तीनों केसेस में यू हैव टू डू द सेम थिंग। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिलेगा जी एच बाई जी इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो, जी एच बाई जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एम कैंसल हो गया। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। तो जी एच बाई जी इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये आ गया पहला फॉर्मूला विच गिव्स यू वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 gives variation in the value of g with altitude, राइट। लेकिन और एक फॉर्मूला बनता है, तो पहले ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, और एक डिराइव करेंगे, और फिर देखेंगे कौन सा कब यूज करना है। तो ये जो कैपिटल आर है न्यूमरेटर का, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आप इसको ऐसा लिख सकते थे, जी एच इक्वल टू 1/r+h/r का स्क्वायर इंटू जी। तो जी एच इक्वल टू 1/r/r इज 1 प्लस h/r, इस सबका क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा। r/r कितना हो गया? 1। h/r कितना है? h/r, तो h/r लिखा है यहाँ पे, यस। और इस सबका क्या है? स्क्वायर इंटू जी। 1 का स्क्वायर 1। तो फिर you will get therefore gh equal to 1 upon 1 plus h by r square into g। इसको मैं अगर न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो क्या होगा फिर? gh इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर रेज टू -2 इंटू। अब इसके आगे आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम। मैथ्स में हो गया क्या बाइनोमियल? हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एनीवेज, डू यू नो व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? यू नो व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब? हाँ, तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम से आता है। यू नो व्हाट इज a प्लस बी रेज टू n? तो हाँ, तो जिनको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई टेल यू। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है,
ए प्लस बी रेस टू एन, ये आता है एन सी जीरो, बी रेस टू जीरो, ए रेस टू एन। मैं उल्टा लिख देता हूँ, ए रेस टू एन, बी रेस टू जीरो, ज्यादा इजी होगा। फिर ये होता है प्लस एन सी वन। देखो एक अच्छे से नोटिस करना, रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जीरो है तो बी का पावर भी जीरो है। अब यहाँ वन है तो बी का पावर भी, और ए का पावर एक एक से कम होगा। प्लस एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी स्क्वायर, प्लस ऐसा करते जाओगे, आखिर में आएगा एन सी एन। यहाँ पे जो है वही बी का पावर है, ए रेस टू एन माइनस एन, मतलब ए रेस टू, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम। आपको पता होना चाहिए एन सी जीरो और एन सी एन ये हमेशा होता है वन, बराबर। तो अगर मैं एन की वैल्यू टू डालता हूँ तो मुझे मिलता है ए प्लस बी का स्क्वायर। एन सी जीरो कितना है, वन। ए रेस टू एन मतलब कितना, टू, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, टू। बी रेस टू जीरो मतलब वन, बराबर। प्लस एन सी वन, टू सी वन इज टू, एन सी जीरो एन सी एन इज ऑलवेज वन, एंड एन सी वन इज ऑलवेज एन। तो टू सी वन कितना आएगा, टू। थ्री सी वन कितना आएगा, थ्री। फोर सी वन कितना आएगा, फोर। फाइव सी वन कितना आएगा, फाइव। तो यहाँ पे मैंने एन की क्या लिखी है, टू, तो क्या आ जाएगा, टू सी वन। तो टू सी वन कितना आएगा, टू। ए रेस टू टू माइनस वन, और बी रेस टू वन। प्लस कब तक करना है, जब तक आपके पास सिंपल है ना, सिंपल है, वेरी सिंपल। आखिरी टर्म आ जाएगी। अब देखो, टू सी जीरो आ गया, टू सी जीरो, टू सी वन, फिर क्या आएगा, टू सी टू। तो टू सी टू मतलब वन, ए रेस टू जीरो मतलब वन, फिर क्या आएगा, बी रेस टू टू। क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको सपोज ए प्लस बी क्यूब सॉल्व करना है, एन सी जीरो, थ्री सी जीरो, वन, ए क्यूब बी रेस टू जीरो इज वन, प्लस थ्री सी वन, थ्री सी वन थ्री होता है ना, थ्री, ए स्क्वायर बी, प्लस थ्री सी टू, ये भी थ्री होता है। ये भी तो एनसीआर का फॉर्मूला याद है क्या आपको, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, तो वो सॉल्व करोगे तो थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री सी थ्री इज वन, ए रेस टू जीरो, बी रेस टू थ्री। तो ऐसे आपके फॉर्मूला बनते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी रेस टू एन, इसको आप बोलते हो बाइनोमियल एक्सपांशन। क्या बोलते हो, बाइनोमियल एक्सपांशन। वेरी गुड। अब अगर आपके पास, अब इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, और मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो व्हाट यू कैन डू इज, मैं सारे टर्म्स लिखूंगा नहीं, क्योंकि सारे टर्म्स की हमको जरूरत नहीं है। बिफोर वी मॉडिफाई दिस, सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर मेरे पास बी, बी ये वेरी वेरी लेस देन ए आए, तो व्हाट इज बी बाई ए, वेरी वेरी लेस देन वन। हाँ, तो अच्छे से कंडीशन समझ लो, नहीं तो तुमको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, तो समझना पड़ेगा आपको ये। इफ ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, ये मतलब वन इज वेरी ग्रेटर देन बी बाई ए, मतलब बी बाई ए इज वेरी वेरी लेस देन वन। ये जो a प्लस बी रेस टू एन का फॉर्मूला है, ये हमेशा ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता है। यू कैन राइट डाउन वन ईयर, और दूसरे टर्म में b बाई ए रेस टू, वेयर दिस b बाई ए इज वेरी वेरी लेस देन वन। अब अप्लाई करो। अगर आप अप्लाई करते हो, एन सी जीरो मतलब वन, लेकिन ए क्या था, पहला टर्म, यहाँ पहला टर्म कौन है, वन। वन रेस टू एन, वन, एन रेस टू वन इज वन। वैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बता रहा हूँ कहाँ से आया। नहीं तो होता क्या है कि कहाँ से लिख दिया है, तो मैथ्स मैथ्स से लिखा है ये। तो डोंट वरी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट रिमेम्बर, दैट इज ओके। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस दैट आगे जाके भी लगने वाला है आपको, जेई के लिए, नीट के लिए। बी रेस टू जीरो, लेकिन बी कौन था,
बी बाई ए रेज टू 0 प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा, NC1। व्हाट इज NC1? एन। वेरी गुड। व्हाट इज NC1? एन। एक्सीलेंट, बस यही आंसर चाहिए था मुझे। ए, व्हाट इज ए? 1 रेज टू बी। व्हाट इज बी? बी बाई ए रेज टू 1। सही है। अब अब क्या आएगा, NC2। मैं NC2 की वैल्यू लिखूंगा नहीं, फॉर सम रीजन। ए क्या था? 1। 1 रेज टू n माइनस 2। और बी क्या है? बी बाई ए होल स्क्वायर। करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? मैंने आपको बोला था बी बाई ए क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1। अगर बी बाई ए इज वेरी वेरी लेस देन 1, फॉर एग्जाम्पल बी बाई ए की वैल्यू मान लो 10⁻³ आ गई, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा? -6। और उसका क्यूब क्या आएगा? -9 रेज टू 4 क्या आएगा? -12। बी बाई ए अगर -3 है तो स्क्वायर क्या होगा? -6। क्यूब क्या होगा? -9। मतलब आप देख रहे हो विथ हायर ऑर्डर, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर क्या हो रहा है? छोटा छोटा होता जा रहा है। इतना छोटा है 10⁻6, 0.000001। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज निग्लेक्ट। तो ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स है, इसको आप क्या करोगे? निग्लेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि बी बाई ए क्या था? वेरी वेरी लेस देन 1। बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी लेस देन 1, यू हैव निग्लेक्टेड इट। तुमने इसको निग्लेक्ट कर दिया। तो बचा क्या फिर? 1 प्लस बी बाई ए रेस टू एन। ये पूरा का पूरा क्या था? 1, क्योंकि 1 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, प्लस एन 1 रेस टू एनीथिंग इज 1 बी बाई ए। बाकी टर्म्स तो हो गए निग्लेक्ट। यहाँ तक क्लियर? अगर पावर में माइनस हो तो फिर यहाँ पे भी क्या लिखोगे? माइनस। इज दिस क्लियर? बन गया आपका फॉर्मूला। अब क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों कर रहे हैं? डू यू सी 1 + h/r 1 + b/a -2 -n। अगर वो कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गई, कौन सी कंडीशन? कौन सी कंडीशन? इफ h/r मतलब h इज वेरी वेरी लेस देन r। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ अर्थ। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। मान लो मैंने बोल दिया द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 किलोमीटर। तो हाइट 10 है और रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। तो हाइट h विच इज 10 किलोमीटर इज वेरी वेरी लेस देन 6400। तो फिर उस केस में h/r विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। करेक्ट। देयरफॉर यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम भी बोलते हो इसको, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। मैंने आपको अभी भी बताया बाइनोमियल थ्योरम में 1 + 1 + बी बाई ए रेस टू -n क्या आ गया? 1 - n b/a। देयरफॉर हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? GH इक्वल टू क्या था हमारे पास? 1 + h/r रेस टू -2। कंपेयर करोगे तो b बाई ए मतलब कौन? h/r। n कौन? -2। तो 1 - 2h/r इंटू g। ये हो गया वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज समझ में आया? मैं वापस रिपीट तो करने वाला हूँ, आई विल रिपीट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये 1 - 2h/r का फॉर्मूला कब यूज होगा? कब यूज होगा? कब यूज होगा? when height is very very less than r। example the height of an object from the surface of earth is 3200 किलोमीटर। कितना? what is the value of acceleration due to gravity at this height? तो कौन सा फॉर्मूला? इक्वेशन नंबर 3 यूज करोगे कि इक्वेशन नंबर 4 यूज करोगे? 3। तो ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेटर हाइट्स के लिए है। What is the acceleration due to gravity of an object at a height of 20 kilometer from the surface of earth?
इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल तो है नहीं कि कितने हाइट के बाद फॉर्मूला चेंज हो सकेगा। देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल कि इतने किलोमीटर तक पहला फॉर्मूला, उससे कम पे ये फॉर्मूला, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन रफली रफली स्पीकिंग, अगर अगर हाइट ये अगर ये हाइट लेस देन और इक्वल टू r/20 हुआ, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग 320 किलोमीटर। अगर हाइट 320 किलोमीटर या उससे कम हुआ, तो उस केस में आप जी का फॉर्मूला यूज करते हो, जी एच इक्वल टू 1 - 2h/r × जी। अदरवाइज मतलब ग्रेटर ग्रेटर हाइट पे, ग्रेटर हाइट मतलब 320 किलोमीटर के ऊपर। सो अदरवाइज दैट इज, इफ हाइट इज ग्रेटर देन 320 किलोमीटर, देन आप यूज करते हो जी एच इक्वल टू r/r प्लस एच स्क्वायर इंटू जी। ये फॉर्मूला, राइट, क्योंकि बाद में समझ में ही नहीं आएगा आपको नहीं तो। गुड, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते। क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं, द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू सम हाइट, हाइट बताया नहीं, वेयर वेयर इट्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 99% ऑफ सरफेस वैल्यू। सरफेस वैल्यू का कितना है, 99%। मतलब 100% में से एक ही परसेंट गया। अगर पहले 10 था, जी वैल्यू सरफेस पे अगर 10 था, तो अभी कितना है, 9.9 है। तो वेरिएशन क्या है, स्मॉल है। वेरिएशन स्मॉल मतलब हाइट क्या होगा, स्मॉल होगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, कभी कभी उल्टा बोलेंगे, कभी कभी बोलेंगे द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1% ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू। 1% ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू मतलब 99% गया, तो बचा कितना, 1% बचा। मतलब 10 अगर सरफेस पे था, तो अभी कितना है, 0.1। तो हाइट कितना है, ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ही ऊपर है। तो फिर कौन सा यूज होगा, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है तक। तो ये जेई नीट में इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इंक्लूडिंग बाइनोमियल थ्योरम। देखो मैं स्किप कर सकता था ये, लेकिन ये तुम देखोगे ये बाइनोमियल अब इस पॉइंट से आगे बार बार आता रहेगा। ये इलास्टिसिटी में भी आएगा, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में भी आएगा, आगे भी आएगा 12th में। तो ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। परम्यूटेशन तो ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज एनसीआर, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ अल्टीट्यूड में व्हाट वी हैव सीन इज, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, तो उसका एक्सेलरेशन है gm/r², वेयर g इज कांस्टेंट, m इज मास ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप हाइट पे लेके जाते हो, तो उस केस में आता है gm/r+h का स्क्वायर। इस r+h को बहुत जगह पे स्मॉल r लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल r। मैं वो बाद में यूज करूंगा, हमको लगने वाला है वो, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया डायग्राम में, स्मॉल r इज r+h। तो वी विल नीड दिस अगेन। तो मुझे चेक करना था कि जैसे हम लोग हाइट पे जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कर दिया डिवाइड। हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से कर दिया डिवाइड। तो ये आ जाएगा gm/r+h होल स्क्वायर अपॉन gm/r²। तो ये gm हो गया कैंसल। तो therefore you have gh/g equal to r² upon r+h square। therefore gh/g इक्वल टू r/r+h का स्क्वायर। सिर्फ इस g को वहां शिफ्ट कर दो, हो गया। दिस इज वेरिएशन ऑफ g विथ अल्टीट्यूड, मतलब विथ हाइट। क्लियर यहाँ तक। अब ये एक फॉर्मूला हमने बनाया, लेकिन फिर दूसरा थॉट हमारे पास ये भी आता है, अगर मैथ्स पता होगा तो। देखो साइंस में ना मैथ्स तुम छोड़ नहीं सकते हो, सॉरी टू से, मैथ्स तुमको लगेगा। तो जिनको थोड़ा बहुत भी मैथ्स का नॉलेज होता, वो सोचता है पावर 2 है, मतलब ये बाइनोमियल का फॉर्म बन रहा है।
फिर बाइनोमियल के फॉर्म में दो अलग अलग फॉर्मूला बनते हैं। एक होता है a प्लस बी रेस टू एन, मतलब 1 + b/a रेस टू n, जहाँ पे b/a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और एक होता है b/a लेस देन 1। तो उसमें दो फॉर्मूला बनते हैं, क्योंकि अगर b/a ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स है ना वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते तुम, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर पावर 4 हो रहा है। समझो, इमेजिन b/a की वैल्यू 2 आती, तो अगला टर्म 2 का स्क्वायर आता, उसका अगला टर्म 2 का क्यूब आता 8, उसका अगला टर्म 2⁴ आता 16। तो वो निग्लेक्ट करोगे क्या? नहीं कर सकते हो निग्लेक्ट। तो जैसे ही पावर दिखा ना आपको, तो यहाँ पे पावर दिखा, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना चाहिए मेरा, ये बाइनोमियल फॉर्म बन सकता है क्या? यस। तो एक काम करते हैं, बाइनोमियल फॉर्म बना के चेक कर लेते हैं एक बार। तो GH 1/r+h/r⁴, तो GH = 1 + r/r is 1 + h/r⁴. Therefore GH = 1 अच्छा, ये GH है अपॉन G था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय G है, तो 1/r⁴, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो GH = 1 + h/r⁻² -2 × G। फिर यहाँ पे आके वापस अटक गए, क्योंकि हमने तो a + b⁻n का फॉर्म सीखा है, वो है NC0 a⁻n b⁻0, NC1 a⁻n−1 b⁻1, NC2 a⁻n−2 b²। ऐसा करते करते NCn a⁻0 b⁻n, NCn, जैसे अगर पावर 2 हो तो 2C2, 3 हो तो 3C3, 4 हो तो 4C4, 5 हो तो 5C5, 6 हो तो 6C6, 7 हो तो 7C7। यहाँ तक आपको जाना है। हमने अभी a + b⁻n का फॉर्मूला डिराइव किया, हमारे पास क्या था? -2 था, मतलब 2 है बेसिकली, तो 2 तक ही जाना है। ऊपर से पहला टर्म क्या था हमारे पास? 1। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सेम फॉर्मूला को मैं 1 + b/a⁻n लिख सकता हूँ। यस। तो इस केस में क्या होगा? NC0 a की वैल्यू क्या है? 1, b क्या है यहाँ पे? b/a⁻0, देन NC1 1⁻n−1 b/a⁻1, प्लस कब तक करना है ये? NCn तक करना है, 1⁻0 b/a⁻n। क्लियर है तक? इज दिस क्लियर? अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन आता है कि b इज वेरी वेरी लेस देन a, इसका मतलब b/a इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या होगा? जो हायर ऑर्डर टर्म्स है, 2 पावर का, 3 पावर का, 4 पावर का, n पावर का, वो क्या हो जाता है? निग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि b/a मैंने एग्जांपल दिया 10⁻3, उसका स्क्वायर 10⁻6, उसका क्यूब 10⁻9, उसका ⁻⁴ 10⁻12। तो यहाँ पे जो सिर्फ पहले दो टर्म्स होते हैं ना, वही कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी सब छोड़ दो। पहले दो टर्म्स, तो पहले दो टर्म्स कौन से थे? 1 + b/a 1 + b/a⁻n = NC0 1, 1 is 1, b/a⁻0 is 1, तो पहला टर्म क्या है? 1। NC1 is n, जैसे 2C1 is 2, 3C1 is 3, 4C1 is 4, तो NC1 is n। 1 is 1, b/a। तो हायर ऑर्डर टर्म को निग्लेक्ट कर दिया आपने, तो आपको ये मिल गया। और अगर पावर माइनस है, अगर पावर नेगेटिव है, तो 1 - nb/a। तो हमारे पास एग्जैक्टली वही फॉर्म था, जिसमें अगर मैं ये कंडीशन डाल दूं h इज वेरी वेरी लेस देन r, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी तुम खुद सोचो ना, तुम माउंट एवरेस्ट पे भी पहुंच गए, कितना अल्टीट्यूड है एवरेस्ट का? 8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो इज इट नॉट वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ? यस। तो तुम खुद के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? दिस वन, राइट। सैटेलाइट्स को तुम जब लॉन्च करते हो, और सैटेलाइट ज्यादा हाइट पे होता है, 500-600 किलोमीटर की हाइट पे भी करते हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला चलेगा क्या? नहीं, उसके लिए तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो h/r इज वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर यू विल गेट
जी एच इक्वल टू, ये जैसे ही लेस देन 1 बन गया तो सीधा सीधा 1 - 2h/r इंटू, डन। मतलब इन शॉर्ट किया क्या तुमने, ये -2 को इधर से उठाया, -2 को यहां से उठाया और यहां से उठा के यहां लगा दिया, डन। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गया पहला वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड। अब एक दूसरा वेरिएशन है, टोटल 4 वेरिएशन देखने हैं। दूसरा वेरिएशन मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, यू विल हैव टू स्टडी दिस, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये सब ऐसा अगर छोड़ के करोगे तो फिर जेई नीट होने नहीं वाला है। वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे है, मैंने इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं, जी का वैल्यू, जी का फॉर्मूला याद रखो। क्या था जी का फॉर्मूला सरफेस पे? Gm/r²। व्हाट इज कैपिटल एम? मास ऑफ अर्थ। तो जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस या उससे ऊपर हो, उस पे अर्थ का पूरे मास का ग्रेविटी लगता है। पूरे मास का, पूरा मास कितना है अर्थ का? 6 × 10⁻²4 किलोग्राम। जब एक ऑब्जेक्ट जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे या उससे ऊपर हो, मतलब ये सिचुएशन है, जब एक ऑब्जेक्ट या तो अर्थ के सरफेस पे है या अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो इस पे अर्थ का पूरा मास एक्ट करता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ का पूरा मास। अब इमेजिन इमेजिन मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि अर्थ इज मेड अप ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। मतलब अर्थ जो है ना, एक्चुअली लेयर से बना है, शेल से बना है। ये पहला शेल है, उसके बाद और एक शेल है, हम्म उसके बाद और एक शेल है। और एक्चुअली होता ऐसा ही है, बाय द वे, ऐसा ही होता है। फिर और एक शेल है। बोलोगे ऐसा कैसा होता है? तुमको पता है कोर के अंदर क्या है? लावा। वो सॉलिड है क्या? हम किस पे खड़े हैं? सॉलिड पे। तो इनफैक्ट ऐसा ही होता है। प्लैनेट्स आर नॉर्मली लाइक दिस, इनसाइड इज डिफरेंट मटेरियल। हम अब तक क्या इमेजिन करके चल रहे थे? हम ऐसा इमेजिन करके चल रहे थे, हम सोच रहे थे कि ये अर्थ है, हर जगह पे डेंसिटी सेम है। ऐसा होता नहीं है। हमको अज्यूम करना पड़ेगा, अभी भी करना पड़ेगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। मेरा रिसर्च टॉपिक ही यही था कि वेयर यू हैव टू मॉडल इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट। तो प्लैनेट के अंदर का आपको मॉडलिंग करना है, सब मैथ के इक्वेशन डालने पड़ते हैं। इतने डिस्टेंस पे इतना डेंसिटी, तो इतना ये इतना वो, सारे पैरामीटर कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। डजंट मैटर, सिर्फ आपको यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन चाहिए, तो हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सिर्फ हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हमारा अजम्पशन सिर्फ इतना है यहाँ पे कि जो अर्थ है ना, वो लेयर से बना है और सारे लेयर का डेंसिटी क्या है? सेम है। रियलिटी में डेंसिटी सेम नहीं होता है। इन रियलिटी डेंसिटी आल्सो चेंजेस, क्योंकि डीप इनसाइड द कोर यू हैव लावा, मोल्टन, राइट। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर आते हो, जैसे अर्थ पे आगे, सरफेस पे आगे, तो इट बिकम सॉलिड, रॉक सॉलिड, राइट। लेकिन हम क्या अज्यूम करेंगे कि अर्थ इज मेड अप ऑफ शेल्स, लेयर्स, शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। मतलब जितना डेंसिटी अंदर के शेल का है, उतना ही बाहर के शेल का है, उतना ही उसके बाहर के शेल का है, उतना ही उसके बाहर का शेल का है, उतना ही उसके बाहर का शेल का है। तो हम ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि डेंसिटी हर एक शेल का क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। क्या है? रियलिटी में होता है क्या सेम? नहीं, लेकिन हम अज्यूम करेंगे सेम है। अब एक मास रख दिया ऊपर, ये स्मॉल m है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और टोटल मास ऑफ अर्थ है m। टोटल मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल। ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, तो उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज Gm/r²। बट अगर आपको पता होगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
हम यहाँ पे एक और अजम्पशन करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ का शेप क्या है, स्पेरिकल है। क्यों? क्योंकि हमको स्पीयर का वॉल्यूम पता है ना। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्पीयर? 4/3 πr³ लेकिन एक्चुअली अर्थ का शेप ऐसा होता है, एक शेप, ऑब्लेट। पोल्स पे फ्लैट है और इक्वेटर पे बल्ज्ड है। लेकिन हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, अर्थ इज स्पेरिकल शेप। तो अगर स्पीयर अज्यूम किया तो 4/3 πr³। तो ये जो मास था यहाँ पे जी के इक्वेशन में, मैंने वहां डाल दिया, क्या डाल दिया वहां पे, मास के यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब कितना, रो इंटू 4/3 πr³। ये r² और ये r³ आंसर। तो जी क्या मिल गया आपको? जी आपको मिल गया 4/3 कैपिटल जी रो, कैपिटल जी रो पाई इंटू, बराबर। इज दिस क्लियर? ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। अब तक तुम जी का इक्वेशन लिख रहे थे इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। अब पहली बार तुमने लिखा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ अर्थ। हमको देखना था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ। विद डेप्थ मतलब हम जैसे जैसे सरफेस के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज कैसे होगी। सपोज मैं अगर सरफेस के अंदर गया, सपोज मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, जहां भी हो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चीज जो चेंज हुई वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो पहले हम लोग डिस्टेंस लेके चल रहे थे, अब वो डिस्टेंस तुम ले नहीं सकते। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल चेंज। कितना चेंज, तो देखते हैं कितना चेंज। तो अब इमेजिन, ये कलर का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, एनीवेज। इमेजिन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डी, ये डेप्थ है डी। इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके 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 ओके, गिव मी अ मिनट। और थोड़ा ग्राफिक्स हेवी हो गया ना तो फिर वो हैंग हो जाता है, तो एक मिनट। ठीक है। गोइंग बैक टू दिस पॉइंट, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे B1, ग्रेविटी 5, ठीक, गुड। अब इमेजिन ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे लेके आए, और के नीचे लेके गए, और के कितना नीचे लेके गए, डी डेप्थ पे लेके गए। कितने डेप्थ पे लेके गए, डी पे। हाइट के लिए क्या यूज करते हो, एच। डेप्थ के लिए क्या यूज करते हो, डी। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना था, आर। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, r - d। तो इट इज r - d, ये याद रखो। देन कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, 4/3 g रो पाई आर। हमने हमने यहाँ पे अगर डेप्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, जैसे हाइट के लिए क्या लिखा था, जी एच लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी डी लिखेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इक्वल टू क्या था वो, जी एम बाय आर, जी एम बाय आर² था ना। तो यहाँ पे जी एम डी अपॉन आर डी स्क्वायर, वेर एम डी इज मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ डी। मैंने इसलिए पहले बोला कि जब तुम सरफेस पे हो तो अर्थ का पूरा मास एक्ट करता है तुम पे, लेकिन तुम जब अर्थ से नीचे आते हो तो जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो, तुम पी पॉइंट पे खड़े हो, तो पी पॉइंट के नीचे जितना मास है वही एक्ट करेगा। तो जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से आया, अर्थ के मास से आया, तो अभी पूरा मास लोगे क्या, नहीं। तो मास कितना लोगे, डेप्थ पे। लेकिन जैसे मैंने अभी अभी लिखा था, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम एट डेप्थ, व्हाट इज वॉल्यूम एट डेप्थ, 4/3 πr³। लेकिन आर क्या है डेप्थ पे, आर डी है, क्यूब इंटू रो। तो ये इक्वेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो जीडी क्या मिल जाएगा, जीडी मिल जाएगा g/r d²। एम डी, व्हाट इज एम डी, 4/3 πr d³ रो। r d² और ये r d³ में से गया तो क्या आ गया, 4/3 g रो पाई इंटू r d। तो सेम इक्वेशन है, सिर्फ r के अभी क्या लिखना था मुझे, r d।
क्लियर यहाँ तक? अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया और ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो जी डी बाई जी, व्हाट इज जी डी? 4/3 जीरो पाई आर डी अपॉन 4/3 जीरो पाई आर। कैंसल 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 एंड कैंसल, क्या बचा? आर डी बाई, लेकिन आर डी खुद क्या था? क्या था आर डी? आर माइनस डी। तो आर डी रेडियस एट डेप्थ कितना है? आर माइनस डी अपॉन आर। तो जी डी बाई जी कितना आया? 1 - डी बाई आर। ये हो गया वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ डी। अगर नोटिस किया होगा, हाइट का इक्वेशन, हाइट का इक्वेशन बीच में क्या है? माइनस है, बराबर। ये इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल नंबर क्या बन जाता है? छोटा। तो हाइट पे जी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। हाइट पे जी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। डेप्थ पे, डेप्थ पे जी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि बीच में क्या है? माइनस है। सही है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑन द सरफेस। तुम जैसे सरफेस से ऊपर जाओगे या सरफेस से नीचे आओगे तो वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। तो बाकी का आप देखेंगे हम लोग कल।